भारतीय जनता पार्टी क्यों नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर पा रही है गठबंधन को लेकर, दोस्ती को लेकर? क्यों दिल्ली में एक बड़े नेता ने अपने बीजेपी के साथियों से कहा कि नीतीश कुमार पर नज़र रखिए, उनको पकड़े रखिए? इसकी क्या कहानी है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा क्या प्रशांत किशोर दूरी के कारण बन रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच? इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि आखिर चिराग पासवान ने क्यों कहा कि 243 सीटों पर उनकी पार्टी की उनकी तैयारी है। सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका हफ्ते के पहले दिन सोमवार में। धन्यवाद, थैंक यू जी। बीजेपी और नीतीश कुमार एक लंबी कहानी है दोस्ती और दुश्मनी की। फिलहाल तो दोस्ती पर्दे पर साफ साफ नज़र आ रही है, मगर पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ चलता जा रहा है और चर्चाएं तो सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर हमारे स्टूडियो तक जारी ही हैं। क्या कुछ चल रहा है, क्या भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है बीजेपी के नेताओं को नीतीश कुमार पे? क्यों उनको लगता है कि कुछ कुछ हो सकता है अभी भी? देखिए, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश पहले 2 बार ऐसा कर चुके हैं। बिल्कुल। इसलिए ये कहना कि वो नहीं करेंगे या उन पे ट्रस्ट कर लिया जाए, इस तरह की कोई बात है नहीं। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें यह बताया था कि बोर्ड और निगम के अध्यक्ष को नहीं चुना जा रहा है। तो एक ये बड़ी वजह मानी जा रही थी कि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और शायद अगर 1 महीने में और ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो पुख्ता रूप से लग जाएगा कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। लेकिन इस सब के अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बिहार प्रदेश इकाई के बड़े नेता जो भी दिल्ली आते हैं, शीर्ष नेतृत्व से मिलते हैं, तो उनसे एक बात जरूर कही जाती है और वो बात मैं आपको दावे के तौर पर कह सकता हूं कि उनसे ये बात कही जाती है कि नीतीश कुमार को अच्छे से पकड़े रहिए। इसका ये वर्बेटिम बता रहा हूं आपको। कुछ मेरी अपनी मजबूरियां हैं जिस वजह से मैं नेताओं का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि कई बार हम लोगों को वो सीक्रेसी भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ट्रस्ट की वजह से बहुत सारी बातें बताते हैं। लेकिन नाम लेना कई बार इसलिए ठीक नहीं होता कि वो शीर्ष नेतृत्व में कौन लोग थे, उन्होंने किस किस बिहार प्रदेश की इकाई के नेता को इस तरह की बात कही, तो समझ लीजिए कि इस तरह का रहस्योद्घाटन करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये बात पुख्ता तौर पर मुझे पता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से ये कहा जाता है कि आप नीतीश कुमार को ठीक से पकड़े रहे। देखिए सौरभ, ये समझना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार केंद्र के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 12 सीटें चाहिए, बीजेपी के पास 240 सीट है, तो 272 पूरा करना और उसके बाद संसद में सरकार चलाना। क्योंकि इस बार बीजेपी की मजबूरी यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का भी पद उनको राहुल गांधी को देना पड़ा है। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह की घटना हो रही है, इसलिए बीजेपी को एक रिक्वायर्ड नंबर तो चाहिए और इस रिक्वायर्ड नंबर्स में 2 बड़े घटक दल आप देखें तो एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 4 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं हाल फिलहाल में, 4 से 5 राज्यों में, वहां बीजेपी अगर कम से कम 4 से 5 राज्यों में 3 में भी नहीं जीतती है या 2 में भी नहीं जीतती है, तो बीजेपी की सरकार क्या 2029 तक चल पाएगी? इसको लेकर के बहुत बड़ी शंका है। और अगर चल भी पाती है तो विपक्ष की भूमिका किस तरीके से रहेगी, फिर इनके घटक दल इन पर किस तरीके से दबाव बनाएंगे, फिर इनके लिए केंद्र में सरकार चलाना कितना मुश्किल सा हो जाएगा। तो वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि बीजेपी को बार बार डिफेंसिव कर रहा है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार पॉलिटिक्स में उनको कई तरीके से देखा जाता है। जेडीयू का भी एक धड़ा मानता है कि प्रशांत किशोर कहीं बीजेपी की बी टीम तो है नहीं, और बीजेपी का भी, माफ करिएगा, आरजेडी तो कहता ही है, वो तो ओपनली कहता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद प्रशांत किशोर किसको ज्यादा नुकसान करेंगे? अगर आप बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करें और वो फ्रेंडली बेसिस पे अनौपचारिक तरीके से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर के पक्ष में इस तरह का माहौल बनता रहा जैसा कि बन रहा है, देखिए एक बक्सर से चुनाव लड़े थे आनंद मिश्रा,
आईपीएस की नौकरी छोड़ करके आए, वो प्रशांत किशोर के साथ आ गए। आप देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती भी प्रशांत किशोर के साथ चली गई। तो मतलब ईबीसी का भी एक चेहरा आप कह सकते हैं प्रशांत किशोर के साथ जा चुके हैं जी। अब देखिए ये शिवदीप लांडे, इन्होंने इस्तीफा दिया है और कह रहे हैं कि बिहार की सेवा करता रहूंगा। ऐसे उन्होंने मना किया कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, पर मुझे ये सारी बातें पॉलिटिकल दिखाई पड़ती हैं। तो ये लांडे उधर जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर के तरफ से इस तरह के चर्चित चेहरे अगर मैदान में उतरते हैं तो कुछ करें ना करें, पर ऐसा महसूस कर रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता कि वो बीजेपी को हरा जरूर देंगे। अब देखिए वो अगर हरवा देते हैं बीजेपी को तो निश्चित तौर पर नुकसान तो बीजेपी वोट का होगा ना, और फायदा आरजेडी को होगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक सोच ये उपजा है बड़ी तेजी से जेडीयू के नेताओं में कि ये प्रशांत किशोर आएंगे, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर भी प्रहार कर रहे हैं, और अगर नीतीश कुमार को डेंट पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का बड़ा नुकसान होगा। पिछली बार चिराग पासवान ने नुकसान किया था, इस बार प्रशांत किशोर नुकसान करेंगे, और ये नुकसान की भरपाई नीतीश कैसे करेंगे, इस तरह की भी बात चल रही है। तो ये बात हो रहा है कि अगर वो आरजेडी के तरफ चले जाएंगे तो आरजेडी के वोट बैंक में ज्यादा बिखराव नहीं होगा। उसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जो सबसे बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम एंड यादव, वो उनमें बहुत ज्यादा बिखराव नहीं होगा। मुस्लिम्स वोट करेंगे एंटी बीजेपी, बीजेपी को जो हराने की स्थिति में होगा उसको वोट करेंगे। मैं कह रहा हूं कि क्या क्या बातें चल रही है, क्या क्या सोच चल रही है, अलग अलग नेताओं से बात करता हूं तो पता चलता है कि उनके अंदर इस तरह की सोच है। इसलिए जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो बार बार इस चीज पर ध्यान रखे हुए है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। क्या नीतीश कुमार पलटी मार देंगे फिर से? नीतीश कुमार हर हालत में 2025 में सत्ता में आना चाहेंगे, और 2025 में सत्ता में आने के लिए कहीं अगर इधर उधर कर दिए तो सिर्फ बिहार में ही स्थिति खराब नहीं होगी, ये स्थिति खराब आप जान लीजिए केंद्र में भी होगी। और एक नई खबर आ रही है कि आरके सिंह जो कि पूर्व मंत्री थे, वो भी बीजेपी छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा। अब आप समझिए वो बीजेपी छोड़ना चाह रहे हैं, वो आरा से लड़े, चुनाव हार गए, उनको लग रहा था राज्यसभा में लिया जाएगा, राज्यसभा में लिया नहीं जा रहा है। आरके सिंह जब हारेंगे तो किधर जाएंगे? लोगों को लग रहा है वो आरजेडी में तो जाएंगे नहीं, आरजेडी में नहीं जाएंगे तो क्या जेडीयू में जाएंगे, जेडीयू में जाएंगे तो माना जाएगा एनडीए में ही रह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि वो जन स्वराज में जा सकते हैं। अच्छा। और अगर जन स्वराज में जाते हैं तो एक बड़ा माहौल जन स्वराज पार्टी के लिए बनेगा, पीके के लिए बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के रिलेशन को स्ट्रेंड कर सकती है, क्योंकि अगर जिस समय जेडीयू को लगेगा कि हमारी सरकार नहीं बन सकती है, दिक्कत हो सकती है बीजेपी के साथ बने रहने में, तो निश्चित तौर पर जेडीयू सरकार बनाने के लिए एक बार फिर से पलटी मार सकती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि 2 बार कर चुके हैं तो तीसरी बार कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और 2 बार पलटी मारने के बाद भी नीतीश कुमार अपनी प्रासंगिकता कायम रखे हुए हैं। ये लोकसभा चुनाव में पता तो चल गया ना कि इधर जाएं उधर जाएं जिधर भी जाएं नीतीश की जीत ही होती है, नीतीश हारते नहीं है। नीतीश इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ते हैं और बिहार की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इन तमाम चीजों को आप देखें तो आप इस बात को मान सकते हैं कि बिहार प्रदेश इकाई के जो भी नेता यहाँ मिलने आते हैं, केंद्र में शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात होती है, उनको एक पैगाम जरूर दिया जाता है कि नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पकड़े रहिए, संभाले रखिए, अलायंस पे कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की चीजें बनाए रखिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी प्रदेश इकाई के अगर बड़े नेताओं से बात होती है तो वो कहते हैं कि एक मैसेज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से साफ तौर पर दिया जाता है कि आप रिश्ता नीतीश कुमार के साथ बनाए रखिए, कायम रखिए, वो इम्पोर्टेंट है, और वो इधर उधर ना चले जाएं, इसलिए मजबूती से पकड़े रहिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अभी भी सशंकित रहता है कि नीतीश पलटी मार सकते हैं। और नीतीश जबकि बार बार इधर से कह रहे हैं कि हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सशंकित रहता है। और ये पैगाम, ये मैसेज
बीजेपी के बड़े लीडरशिप को, जो कि प्रदेश इकाई बिहार के नेता हैं, उनको लगातार वो देते रहती। बिल्कुल, मैसेजिंग का खेल जारी है कि नीतीश कुमार को साथ बनाए रखना है, इसलिए उनसे संवाद जारी रखिए और पकड़े रहिए, कहीं जाने ना पाएं, इसका खास ख्याल रखिए। प्रशांत किशोर फैक्टर कैसे इस दूरी को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अब वो बी टीम है कि नहीं है बीजेपी की, वो तो बिहार की जनता तय करेगी। मगर चिराग पासवान, जो कि नरेंद्र मोदी को अपना राम और खुद को उनका हनुमान बताते रहे हैं, और बीच बीच में जब से वो मंत्री बने, केंद्र सरकार बन गई, उनकी खटपटी खबरें भी आती रही हैं कि क्या वो छोड़ देंगे, जिस तरह के उनके तमाम विषयों पर स्टैंड रहे, उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए। हालांकि मामला शांत था, मगर इस बीच चिराग पासवान का ये कहना कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं, इसके क्या मायने हैं? क्या वो अभी से बार्गेनिंग करना शुरू कर दिए कि तैयारी हमारी सब जगह है, और जब बात आएगी सीटों बंटवारे की तो हमारा मजबूत दखल, हमको सीटें ज़्यादा चाहिए होंगी? जेडीयू वैसे भी आशंकित रहती है इनको लेकर, पिछले चुनाव में जेडीयू को बड़ा नुकसान सहना पड़ा था, कैसे मैनेज हो गई? और चिराग पासवान की जो बयान है उसके क्या मायने? देखिए, मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूं सौरभ, और ये समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर बिहार की पॉलिटिक्स पर आप बारीकी से नज़र डालें जी, तो चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं। वो अपने बारे में ये सोचते हैं कि आने वाले समय के वो चीफ मिनिस्टर हैं। इसलिए चिराग पासवान, आप देखिए, लगातार अपने बयानों से, अपने हरकतों से, अपने पॉलिटिकल मूव से वो चर्चा में रहते हैं जी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनका अट्रैक्टिव चेहरा भी है, चूंकि पहले वो फिल्म में भी काम कर चुके हैं और तब राजनीति में आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में उनका ग्लैमर तो है। और लोकसभा चुनाव में अगर आप उनका रिजल्ट देखें तो आप पाएंगे कि 100% रिजल्ट उन्होंने दिया, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। लेकिन इस सबसे इतर भी हमें सोचना पड़ेगा। अब वो क्या सोचना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि देखिए, आज चिराग पासवान रांची पहुंच रहे हैं। रांची पहुंच करके अपनी पार्टी के साथ वो मीटिंग करने जा रहे हैं। वो झारखंड पहुंच करके भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी यहाँ की तैयारी कर रही है, हम हर सीट पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये बताइए कि जहां पर 81 सीट है, जहां पर ये चुनाव होना है, वहां पर भी पहुंच करके कह रहे हैं हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए पर एक दबाव बनाने की कोशिश है। मान लीजिए कि, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि चिराग पासवान को झारखंड की बीजेपी बहुत तवज्जो नहीं दे रही। तो अगर बहुत तवज्जो नहीं देती है और चिराग पासवान अपने कुछ उम्मीदवार को खड़े करते हैं और मान लीजिए 4-5 सीटों पर भी वो नुकसान पहुंचा देते हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल। तो चिराग पासवान लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं, झारखंड में भी कर रहे हैं। अब वो बिहार को लेकर के, चूंकि उनका स्ट्राइक रेट 100% है, तो बिहार को लेकर के वो कह रहे हैं कि 243 सीट पर हमारी तैयारी। इसकी बड़ी वजह मैं इस तरीके से देखता हूं कि एक तरफ वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो एक बात बहुत साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान कोई पंगा नहीं चाहते। उनको खास तौर पर यह समझ में आ चुका है कि नीतीश कुमार के साथ पंगा करेंगे तो पिछली बार तो स्थिति बद से बदतर हो ही गई थी, इस बार कहीं के नहीं रहेगी, एनडीए में कहीं जगह नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया, एनडीए घटक दल का नेता मान लिया है, और वो खुल करके बोलते भी हैं। लेकिन साथ ही साथ वो इस तरह का बयान देकर के एक तरीके से इस पूरे एनडीए गठबंधन पर दबाव डालना चाहते हैं कि इस बार वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सके, और इसके लिए वो लगातार दबाव बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। आप हैरान होंगे, मैं आपको बताऊं, 2020 सीट में कुल वोट उनको 25 लाख मिले थे, और जो 25 लाख वोट मिले थे वो कहा जाता है कि ज्यादातर एनडीए का भी वोट था। आप देखिए, आरजेडी और एनडीए के वोट में महज 12,000 का फर्क था। अब आप समझिए कि 12,000 का सिर्फ अंतर किस तरीके से तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनने से रोक लिया। लेकिन आप 2020 के चुनाव को याद करेंगे तो 2020 के चुनाव में सिर्फ एक विधानसभा था जहां से चिराग पासवान की पार्टी जीती थी, और वो कौन सा विधानसभा था? तो वो था मटिहानी, बेगूसराय जिले में आता है। मटिहानी से एक विधायक जीते थे,
वो जेडीयू में चले गए। अब चिराग पासवान अभी पिछले दिनों मटियानी पहुंच गए और उन्होंने ये कहा कि हम इस सीट को छोड़ेंगे नहीं। पर आप समझिए कि जेडीयू के लिए वो सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडीयू क्यों वो सीट छोड़ेगी? तो इस तरह कई सीटों पर मामला फंसेगा, इस बात को जान लीजिए, क्योंकि जेडीयू के भी कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कहेंगे हम ये लेके रहेंगे, चिराग पासवान दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, फिर बीजेपी को सबको साथ लेकर के चलना मजबूरी है क्योंकि केंद्र की राजनीति भी करनी है। इसलिए चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में एक घटक दल के तौर पर कितना ज्यादा दबाव बना सकते हैं उसकी तैयारी वो लगातार कर रहे हैं। तो मुझे यह साफ लग रहा है कि एक तरीके से दबाव झारखंड पर भी बनाने का प्रयास है और बिहार में भी बनाने का प्रयास है, और उस तरह का दबाव बना करके वो 5 लोकसभा की सीटें ले भी लिए और जीत भी गए। आप देखिए उनके चाचा को कुछ नहीं मिला और इनको 5 मिला, ये 5 जीत गए। अब इनको लग रहा है कि भाई हमें ज्यादा सीट मिलना चाहिए विधानसभा में, पर क्या इसके लिए जेडीयू तैयार होगी? क्या इसके लिए बीजेपी तैयार होगी? जहां तक झारखंड का सवाल है तो बीजेपी नेताओं के तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें कहीं नहीं लगता कि चिराग पासवान को जगह दी जाएगी। लेकिन मैं इसको गोलमोल और आप कहें लब्बो लुआब इसका इस तरीके से देख पा रहा हूं कि चिराग पासवान लगातार दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में वो मैक्सिमम सीटें एनडीए से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत लेते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में एक उनकी मजबूत पकड़ होगी, उनके पार्टी का एक्सपेंशन होगा, क्योंकि वर्तमान समय में उनकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं है बिहार में। तो आप ये जान लीजिए कि पिछले 5 सालों से जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, लगातार अपनी पार्टी को एक्सपैंड करने के प्रयास में लगे हुए हैं, इसलिए कई सारे उनके समर्थक जिनके अंदर महत्वाकांक्षा है कि वो भी चुनाव लड़ें, चिराग पासवान की टिकट पर चुनाव लड़ें, एनडीए के घटक दल के तौर पर चुनाव लड़ें, तो उन तमाम सपोर्टर्स को साधे रखने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम 243 सीट पर हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन इसका दूसरा मैसेज ये है कि वो एनडीए के भीतर रह करके एनडीए पर दबाव बनाना चाहते हैं कि कितनी मैक्सिमम सीटें ज्यादा से ज्यादा उनको दी जाए, और इसलिए उनका ये प्रयास लगातार जारी दिखाई देता है। बिल्कुल दबाव की राजनीति कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इससे बीजेपी से ज़्यादा जेडीयू सहज नहीं होगी इस तरह के बयानों से, क्योंकि पिछला चुनाव अगर उठा के आप देखेंगे तो अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था चिराग पासवान ने जेडीयू को। और जो नीतीश कुमार को एक कसक रहती है कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, भले मुख्यमंत्री है पर तीसरे नंबर की पार्टी है, इसलिए ये बयान ये लगातार एक कयास भी लगाए जाते रहे। पंकज जी भी लगातार कहते रहे कि नीतीश कुमार जल्दी चुनाव चाहते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खलता है कम सीटें। अब नीतीश कुमार बीजेपी क्या फैसला करती है जब चुनाव आएगा चिराग पासवान को लेकर, उनको कितनी सीटें दी जाती हैं इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। आपका क्या सोचना है चिराग पासवान को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, बीजेपी के साथ जो उनका गठबंधन है उसको लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।